गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2023। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जो है स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट निकाली है, जिसमें ये कहा गया है कि एशिया ने सबसे ज़्यादा डिजास्टर्स देखे पूरे वर्ल्ड में 2023 में। 79 ऐसी इवेंट्स हुई एक्सट्रीम वेदर की, जिससे कि लगभग 9 मिलियन पीपल पूरे एशिया में अफेक्टेड रहे। जो मीन टेम्परेचर्स थे वो भी 1991 से 2020 के रेफरेंस पीरियड के हिसाब से 0.91 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा, जो कि सेकंड हाईएस्ट ऑन रिकॉर्ड है। ग्लेशियर्स जो हैं, सिग्निफिकेंट लॉस देखने को मिला। पिछले 40 साल का सबसे ज़्यादा हाई माउंटेन एशिया में लॉस देखने को मिला ग्लेशियर्स का। जो ओवरऑल वार्मिंग ट्रेंड है अराउंड एशिया, वो 1982 से लेकर अभी तक का सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। साउथ वेस्ट चाइना में ड्रॉट आई, जिससे जो कि बिलो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन लेवल्स की वजह से हुई। फ्लड्स एंड स्टॉर्म्स की वजह से 80% जो है हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स देखने को मिले। ठीक है। इंडिया स्पेसिफिक डेटा ये दिया गया है कि इंडिया ने सिवियर हीट वेव्स, रेनफॉल इंड्यूस्ड फ्लड्स, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फेस किए। सिवियर हीट वेव्स आई, फ्लड इवेंट्स तो आपको याद ही होगा अगस्त 2023 के टाइम पर कैसे ज़्यादा आई थी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 6 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आए। सिग्निफिकेंट ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ जो सिक्किम में हुआ था अक्टूबर में। तो क्या करने की ज़रूरत है? डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन जो है एशिया रीजन में जो है उसको अपनाने की ज़रूरत है। अभी करंटली सिर्फ 50% से भी कम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स जो हैं वो टेलर्ड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं अपने रीजन की हाई वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट रिलेटेड डिज़ास्टर्स को देखते हुए। लेकिन इसको बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ के हिसाब से हम जो है क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिज़ास्टर्स को डील कर सकें। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्कीम। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये वन ऑफ द फ्लैगशिप स्कीम्स है करंट यूनियन गवर्नमेंट की, जो कि 2015 से चलती आ रही है। अगर हम इसकी प्रोग्रेस देखें तो शॉर्टेज ऑफ लगभग 20 मिलियन हाउसेज है अभी भी रूरल एरियाज़ में, और 3 मिलियन है अभी भी अर्बन सेंटर्स में। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम है स्लम ड्वेलर्स के लिए, अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रमोशन है, सब्सिडी फॉर बेनिफिशरी लेड कंस्ट्रक्शन भी है इसमें। तो ये एक ऐसे जो है ये स्कीम 2015 में लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा। ऑल वेदर पक्का हाउसेज सभी एलिजिबल बेनिफिशरीज़ को देने के लिए अर्बन एरियाज़ में। तो ये एंटायर अर्बन एरिया ऑफ द कंट्री को इंक्लूड करता है। ऑल स्टेचुटरी टाउन्स जो सेंसस 2011 के हिसाब से थे। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है बेसिकली। इसमें मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का कंपोनेंट होता है। तो इसके कुछ इनिशिएटिव्स अगर हम देखें इसके अंदर, तो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाना, मतलब ईज़ ऑफ लिविंग देना अर्बन माइग्रेंट्स या पुअर्स को। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज, जिसमें कि मेन स्ट्रीम इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज़ लेकर आना, आइडेंटिफाई करना। फिर ये एक है आपका एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने के लिए जो है एक पोर्टल भी बनाया गया है। फिर एक कैंपेन बनाया गया है सोशल चेंज मूवमेंट के लिए। ठीक है। अब इसकी जो टाइमलाइन है वो वैसे तो 2022 में एक्सपायर हो जानी थी, लेकिन उसको 2022 में एक्सटेंड करके इस ईयर के एंड तक का टाइम दे दिया गया है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो रिसर्चर्स हैं नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के, उन्होंने कुछ कंडीशंस बताई है जिसकी वजह से अनप्रेसिडेंटेड अंटार्कटिक आइस एक्सपेंशन और आइस रिट्रीट देखने को मिलता है। तो ये एक ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर। इंडिया का प्रीमियर R&D इंस्टीट्यूशन है जो कंट्री की रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है पोलर और सदर्न ओशन रीजन में। इसका टास्क ये है कि ये पोलर एक्सपेडिशंस और साइंटिफिक रिसर्च करता है अंटार्कटिका, आर्कटिक, हिमालय और सदर्न ओशन में। रिसर्च ये और भी कर सकता है, जैसे कि मैपिंग ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ मार्जिन्स या डीप ओशन मिशन। और ये कहाँ पर सिचुएटेड है? गोवा में, वास्को डी गामा गोवा के पास ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल करियर सर्विस पोर्टल। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि 9 ईयर ओल्ड जो नेशनल करियर सर्विस पोर्टल है उसको अपग्रेड किया जाए। तो ये नेशनल करियर सर्विस पोर्टल है क्या? ऑनलाइन करियर काउंसलिंग और वोकेशनल गाइडेंस सर्विसेज देने के लिए एक ये पोर्टल बनाई गई थी, जिससे कि जो कि एक नेशन वाइड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयर्स को जो है इकट्ठे करने का एक जो है ये प्लेटफॉर्म है।
तो नेशनल करियर सर्विस वन ऑफ द मिशन मोड प्रोजेक्ट्स है ई गवर्नेंस प्लान के अंडर। तो जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में जो गैप है उसको कम करने का इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, कई तरह की करियर रिलेटेड सर्विसेज इसमें दी जाती है और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा ये इम्प्लीमेंट की जाती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टीना फैक्टर इन इन्वेस्टिंग। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो आप देख रहे हो अभी रिसेंटली गोल्ड प्राइसेस इतने ज़्यादा जो है सर्ज हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि टीना फैक्टर की वजह से। टीना फैक्टर का मतलब क्या होता है? देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव। ये एक फैक्टर चाइना में देखने को मिल रहा है। तो सभी लोग जो हैं वो गोल्ड की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि अनसर्टेन टाइम्स आ रहे हैं। तो ये टीना फैक्टर का मतलब क्या होता है कि आपके पास अवेलेबल जितने भी ऑप्शन हैं, आपको लगता है कि सिर्फ एक ये समझ लो इस केस में जैसे गोल्ड के अलावा वहाँ चाइना में लोगों को लग ही नहीं रहा कोई कोई और भी इन्वेस्टमेंट का जो है वो वायबल अल्टरनेटिव उनके पास अवेलेबल है। तो सभी जो है वो गोल्ड परचेज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस सर्ज हो रहे हैं। तो बाकी की जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं या तो वो अवेलेबल नहीं होते या फिर जितने भी अवेलेबल होते हैं वो अनअट्रैक्टिव हो जाते हैं इन्वेस्टर्स के लिए किसी भी वजह से। ठीक है, तो कई बार होता है प्राइस बबल की वजह से उनको लगता है कि नहीं स्टॉक मार्केट गिर जाएगी, तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉक मार्केट में करने की बजाय गोल्ड में करना शुरू कर दिया है उन्होंने। तो इन्वेस्टमेंट को वो सेफ़ समझ रहे हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट को, और बाकी इन्वेस्टमेंट्स को वो लेस फेवरेबल समझ रहे हैं। तो टीना फैक्टर जो है वो जस्टिफाई कर रहा है कि स्टॉक्स बॉन्ड्स के अलावा वो गोल्ड में, क्रिप्टो करेंसीज में या नॉन फंजेबल टोकन में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्रिस्टल मेज 2। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन एयरफोर्स ने एक टेस्ट फायरिंग की है क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल की। इसको रॉक्स भी कहते हैं। ये एक एयर लॉन्च्ड मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि इजरायली ओरिजिन का है। तो ये हाई वैल्यूड स्टेशनरी और रेलोकेटेबल एसेट्स को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, जैसे कि लॉन्ग रेंज रडार्स या एयर डिफेंस सिस्टम्स। तो क्रिस्टल मेज 2 जो है उसकी एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ रेंज है एयर टू सरफेस मिसाइल की, और ये लगभग 250 किलोमीटर तक के टारगेट्स को जो है हिट कर सकता है। और ये इवन उन इन्वायरमेंट्स में भी ऑपरेट कर सकता है जहाँ पर जीपीएस जो है वो नहीं हमारे को मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वोएजर 1 स्पेसक्राफ्ट। साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वोएजर 1 प्रोब जो है वो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमें ग्राउंड कंट्रोल पर भेज रहा है, नासा का ऐसा कहना है। वोएजर 1 स्पेसक्राफ्ट एक स्पेस प्रोब है जो कि नासा ने 1977 में लॉन्च किया था आउटर सोलर सिस्टम और बियॉन्ड को स्टडी करने के लिए। ये ऑलरेडी जुपिटर और सैटर्न को क्रॉस कर चुका है, अब सोलर सिस्टम से भी बल्कि बाहर जा चुका है, हेलियोस्फेयर में जा चुका है। तो इसने ये अभी तक का सबसे डिस्टेंट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है अर्थ से। ये फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट है जिसने हीलियोस्फेयर को क्रॉस किया। हीलियोस्फेयर का है वो वाली बाउंड्री जहाँ पर जो सोलर सिस्टम की आउटर जो बॉडीज़ हैं उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हमारा सन। ठीक है, तो इसी वोएजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने ही जो है एक थिन रिंग अराउंड जुपिटर को भी जो है वो डिस्कवर किया था, और 2 न्यू जुपिटर मून्स भी इसने डिस्कवर किए थे। तो नासा के हिसाब से वोएजर 1 जो स्पेसक्राफ्ट है उसमें इतना भी फ्यूल है कि वो लगभग 2025 तक वहाँ पर ऑपरेट आगे जा सकता है। और ठीक है, हम देखते हैं वोएजर 2 स्पेसक्राफ्ट क्या है। इसको भी जो है 1977 में लॉन्च किया गया था वोएजर प्रोग्राम के तहत आउटर प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम समझने के लिए। ये सेकेंड स्पेसक्राफ्ट है जो इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर कर चुका है, और अकेला ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसने सारे के हमारे जो जाइंट प्लैनेट्स हैं उनको स्टडी किया है, वो भी क्लोजली। फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है जिसने कि यूरेनस और नेपच्यून को जो है क्लोज फ्लाई बाय कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मार्बर्ग वायरस डिसीज़। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपर्ट्स ये जो है वो ख़तरा समझ रहे हैं कि एक जो वर्ल्ड की डेडलीस्ट केव कितुम जो कि माउंट एल्गन नेशनल पार्क केन्या में लोकेटेड है, वहाँ से अगली पैंडमिक जो है वो जो है एमर्ज हो सकती है मार्बर्ग वायरस की। तो ये मार्बर्ग वायरस डिसीज़ क्या है? सिवियर हेमोरेजिक फीवर होता है ये। वैसे जूनोटिक वायरस है ये, और आरएनए वायरस है फिलो वायरस फैमिली का, उसी फैमिली का जिससे कि एबोला वायरस होता है। तो इसमें ह्यूमन इन्फेक्शन जो है वो जनरली कैसे होती है कि प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर है अगर माइन या केव्स का, तो ये भी बैट से हो सकती है।
मार्बर्ग जो है वो ह्यूमन से ह्यूमन में डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू फैलती है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 2 से 21 दिन तक का होता है। फीवर, चिल्स, हेडेक इसमें होने लगते हैं। रैश अपेयर हो जाते हैं बॉडी पे। नोजिया, वॉमिटिंग, चेस्ट पेन, डायरिया देखने को मिलते हैं ऐसे सिम्टम्स। ये सिवियर भी हो जाते हैं ऑफ कोर्स, जैसे कि जिसमें जॉन्डिस हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ पैंक्रियाज हो जाएगा, सिवियर वेट लॉस होगा, लिवर फेलियर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जो एवरेज मार्बर्ग वायरस डिसीज़ का जो फेटेलिटी रेट है वो लगभग 50% है। ठीक है, तो इसका कोई ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं है, तो मतलब सपोर्टिव केयर पर ही जो है वो इंसान को इसमें रखना पड़ता है या पेशेंट को रखना पड़ता है। तो वायरल हेमोरेजिक फीवर्स क्या होते हैं? ये सिवियर डिस्टिंक्ट फैमिलीज ऑफ वायरसेस को बिलोंग करते हैं। तो ये हमारे ऑर्गन्स को टारगेट करते हैं ये। तो सिवियर लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेज ये कॉज करते हैं, जिसकी वजह से अभी तक हमारे इनको कोई क्योर या फिर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पिंक हाइड्रोजन। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करते हुए पिंक हाइड्रोजन जनरेशन इंडिया में करना, उसके लिए लॉज को जो है अमेंड करने की बात की जा रही है। तो पिंक हाइड्रोजन क्या है कि आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कर रहे हो जिससे कि आप हाइड्रोजन निकाल रहे हो, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए जो आप एनर्जी यूज़ कर रहे हो वो कौन सी यूज़ कर रहे हो? न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो इसको हम पर्पल हाइड्रोजन या रेड हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। बहुत ही एफिशिएंट वे है इलेक्ट्रोलिसिस करने का ये। तो इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट और एमिशंस भी रिड्यूस हो जाती हैं। पिंक हाइड्रोजन एक प्रॉमिसिंग रिप्लेसमेंट हो सकता है रादर देन आप फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करो सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, एविएशन, हैवी ट्रांसपोर्टेशन में। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? मतलब पानी को तोड़ना, आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जब आप तोड़ देते हो तो जो उसमें H2 है उसको आप डिराइव कर लोगे हाइड्रोजन के लिए बेसिकली। तो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से ये किया जाता है। ठीक है, so now let us see all these topics in English. So the first topic is State of the Climate in Asia 2023. This topic is important for your environment section. So according to World Meteorological Organization's report, State of the Climate in Asia 2023, Asia has faced the most disasters in the world in 2023. So the number of extreme events or extreme weather events in Asia were reported to be about 79 in number, and these events affected over 9 million people in this region. So the mean temperature over Asia in 2023 was 0.91 degrees Celsius above the 1991 and 2020 reference period, which is the second highest on record. So glaciers in the high mountain Asia have lost significant mass over the past 40 years, and the oceans around Asia, they have shown an overall warming trend since the time series began in 1982. So the southwest China suffered from a drought, which happened because of below normal precipitation levels nearly every month of 2023, and floods and storms accounted for 80% of hydrometeorological disasters or hazards. For example, Yemen suffered heavy rainfall and resultant widespread floods. Okay, so what is the data about India? So in India, we experienced severe heat waves, rainfall induced floods, glacial lake outbursts, and even tropical cyclones. So flood events, we all remember the July-August period when Himachal Pradesh and Uttarakhand saw the havoc of sudden flash floods. Okay, Indian subcontinent also experienced 6 tropical cyclones in that period, and a significant glacial lake outburst we all remember in October period when it happened in Sikkim. So of course this region needs to catch up with disaster risk reduction. Less than 50% of the WMO members are currently providing tailored products. So of course we need to focus on that so as to address long-term strategies as well as medium and short-term activities and interventions to effectively mitigate our climate-related risks. So the next topic is PMAY, that is Pradhan Mantri Awas Yojana Urban Scheme. This topic is important for your governance section. So one of the flagship schemes of the current union government was Housing for All by 2022, both in urban and rural areas. And the urban one is called the Pradhan Mantri Awas Yojana Urban, and it was launched in 2015. But the current uh, progress of this scheme says that still there is a shortage of around 20 million houses in rural areas and about 3 million in urban centers. So what is Pradhan Mantri Awas Yojana? It is a centrally sponsored scheme. Both the union and state governments they financially contribute to it. The objective of the scheme include rehabilitation of slum dwellers, promotion of affordable housing,
and affordable housing in partnership with public and private sectors, and subsidy for beneficiary-led construction also. So housing for all is one of the flagship schemes of the government of India, which was launched in 2015, and it is being implemented by Ministry of Housing and Urban Affairs since then. So it aims to ensure all weather pakka houses to all eligible beneficiaries in the urban areas, and it covers the entire urban area of the country, that is all statutory towns as per the census of 2011. So it is being implemented as a centrally sponsored scheme, except for the component of credit linked subsidy scheme, which is being implemented as a central sector scheme. So there are certain initiatives under the scheme, like the affordable rental housing complexes, in which the ease of living is being provided to urban migrants or poor. Then there is Global Housing Technology Challenge, which aims to identify and mainstream innovative construction technologies from across the globe for the housing construction sector in our country. So there is also a portal which facilitates processing of applications along with tracking of subsidy status by beneficiaries. Then there is Angikar, which is a campaign for social change management meant for Housing for All mission, and it was launched in 2019. So originally the mission was supposed to end in August 2022, but it has been extended till the end of this year. So the next topic is National Center for Polar and Ocean Research. This topic is important for your environment section and your governance section also. So researchers from National Center for Polar and Ocean Research have reported conditions which led to unprecedented hindrance in Antarctic ice expansion and ice retreat. So what is National Center for Polar and Ocean Research? So it's an autonomous research institute under the Ministry of Earth Sciences, and it is India's premier R&D institution responsible for the research activities of India in polar and southern ocean regions. So it has been tasked with planning and executing polar expeditions and scientific research in Antarctica, Arctic, Himalaya, and Southern Ocean. So it also undertakes research on some of the country's strategically vital projects like mapping of the exclusive economic zones, continental shelf margins, and deep ocean mission. It is located in Vasco da Gama, that is in Goa. So the next topic is National Career Service Portal. This topic is important for your economy section and also your governance section. So central government plans to upgrade the 9-year-old National Career Service Portal to link millions of youth with prospective employers to prepare for a future-ready workforce. So National Career Service Portal provides online career counseling and vocational guidance services. It provides a nationwide online platform for the job seekers and employers for job matching. So National Career Service is one of the mission mode projects which was launched under the e-governance plan. It worked towards bridging the gap between job seekers and employers, candidates who are seeking training and career guidance. It also provides a host of other career related services. The nodal agency is the Directorate General of Employment, which is under the Ministry of Labour and Employment. So the next topic is TINA factor in investing. This topic is important for your economy section. So the recent surge in gold prices can be attributed to the TINA factor in China. TINA means here that there is no alternative. So people or the investors, they are thinking that except gold, there is no other viable alternative in investments because we are going through uncertain times. So there is no alternative TINA basically, and investors are perceiving that a particular asset class or investment, like in this case gold, is the best option available given the prevailing market conditions. This perception also arises when other investment options are deemed unattractive. TINA effect can also explain a price bubble. So investments typically TINA has historically been a response to certain economic conditions where investments typically seen as safe become less favorable, like in this case the stock market or mutual funds, or real estate also, or bonds. They are becoming less attractive in China, and the investors are moving towards other forms of investment like gold, cryptocurrency, and non-fungible tokens. So the next topic is Crystal Maze 2. This topic is important for your security section. So Indian Air Force has successfully carried out a test firing of the Crystal Maze 2 missile. It is also referred to as ROCKS, and it's an air-launched medium-range ballistic missile. It is of Israeli origin. So it is designed to target high-value stationary and relocatable assets like the long-range radars and air defense systems of potential adversaries. So Crystal Maze 2 boasts of extended standoff range capabilities as an air-to-surface missile. It is capable of hitting targets over 250 kilometers, and it is specifically effective in GPS-denied environments, and it
The deployment strategy of rocks involve releasing the missile well outside the surface to air defended area. Then it is followed by a high velocity trajectory to minimize the risk of aircraft and missiles. So the next topic is Voyager 1 spacecraft. This topic is important for your science and tech section. So Voyager 1 spacecraft is returning usable information to ground control. The NASA has recently confirmed. Voyager 1 is a space probe which was launched by NASA in 1977 to study the outer solar system and beyond. It included the flybys of Jupiter and Saturn also. So currently it is the most distant human-made object from Earth and is the first spacecraft which has crossed the heliosphere, which is the boundary where the influence of outer solar system is stronger than that of the sun. So it also has discovered a thin ring around our Jupiter and two new Jupiter moons. So according to NASA, Voyager 1 has enough fuel to keep its instrument running until at least 2025. Then what is Voyager 2 spacecraft? It is a space probe which was launched by NASA in 1977 as part of Voyager program. It also includes Voyager 1. So the primary mission of Voyager 2 spacecraft is to study the outer planets of our solar system. It is the second spacecraft to enter interstellar space, and it is the only spacecraft to study all four of our solar system's giant planets at close range. So it was the first human-made object to fly past Uranus, and it is also, of course, the first human-made object to fly by Neptune also. So the next topic is Marburg virus disease. This topic is important for your social issues. So experts are worrying that the world's deadliest cave, Kitum, which is located in Mount Elgon National Park in Kenya, may be home to the next pandemic, that is the Marburg virus. So the Marburg virus disease is a rare but severe hemorrhagic fever, and it affects both people and non-human primates. It is caused by the Marburg virus, which is a genetically unique zoonotic RNA virus of the same family, same filovirus family, which causes Ebola also. So human infection with this virus initially results from prolonged exposure to mines or caves inhabited by Rossetus bats. So Marburg can spread through human-to-human transmission via direct contact. Okay, mostly through bodily fluids. So after an incubation period of 2 to 21 days, symptoms start, marked by fever, chills, headache, etc. Around the fifth day, after the onset of symptoms, a rash appears on the body, especially on the trunk area. Nausea, vomiting, chest pain, diarrhea starts. Symptoms slowly start becoming severe, and the fatality rate of this virus is around 50%, which is the major cause of concern. So no specific treatment is currently available for against this virus. So what are these viral hemorrhagic fevers? These are a group of diseases which are caused by several distinct families of viruses, and they refer to a condition which affects many organ systems of the body, damaging the overall cardiovascular system and reducing the ability of our body to function on its own. So some of the viral hemorrhagic fevers cause mild illnesses, while some others cause severe life-threatening diseases. So the next topic is pink hydrogen. This topic is important for your environment section and also your economy section. So nuclear energy can be used to spur pink hydrogen generation in India by amending the respected law. So what is pink hydrogen? How you generate hydrogen? First of all, you have to understand that. So basically we do electrolysis of water, by which we separate the two atoms of hydrogen and oxygen that makes up the water. So to derive H2 from H2O, electrolysis is done, and when this electrolysis is done by using nuclear energy, the hydrogen derived from it is called the pink hydrogen or purple or red hydrogen. So it is more efficient way of doing electrolysis, and it also reduces the production costs and emissions also. Pink hydrogen is a promising replacement for fossil fuels in the cement industry, steel industry, aviation and heavy transportation, and it can also be used as a feedstock and energy source with no greenhouse gas emissions. So what is electrolysis? It is a promising option for carbon-free hydrogen production from renewable and nuclear resources. Electrolysis is the process of using electricity to split water into hydrogen and oxygen. So of course electricity is used to do electrolysis. So this electricity, when it is produced by nuclear energy, then when we get the hydrogen, we call this as pink hydrogen. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.